हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एक संकल्प के साथ वापस आ चुका हूं दोस्तों, यूपीपीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर। और हाँ दोस्तों, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। ये जो आपको खूबसूरत सी शहर दिखाई दे रही है दोस्तों, ये एक शहर ही नहीं, ये आपका सपना है और ये आपके माँ का सपना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए आपको चलना भी जरूरी होगा। बस दोस्तों, आप अपने शुभ दिन का बस कुछ मिनट दे दीजिए, उसके बदले में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का दोस्तों सॉल्यूशन आपके नोटबुक तक पहुंचाने वाला हूं। तो चलिए पूरे ध्यान से दोस्तों इस क्लास में बने रहिएगा। और ये क्लास दोस्तों आपके लिए, आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाला है। जैसा कि दोस्तों यूपीपीसीएल के द्वारा 19 मार्च 2021 शिफ्ट फर्स्ट में जो पेपर हुआ था ना, उन प्रश्नों में पूछे गए प्रश्नों को आज हम दोस्तों दोबारा हम उसका एनालाइज करेंगे। और जितना कोशिश हो सकेगा दोस्तों, मैं उतना अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंचा सकूं। और पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, पढ़िएगा पहले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुस्त या संदर्भ बस के लिए अज्ञात पैरामीटर्स है। वो होते हैं प्यारे दोस्तों आपके सक्रिय शक्ति और प्रतिक्रियाशील शक्ति। देखिए, सक्रिय शक्ति को और हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको दोस्तों हम वास्तविक शक्ति के नाम से जानते हैं, है ना। वास्तविक शक्ति कहिए या फिर दोस्तों आप कहिए ट्रू शक्ति, है ना। आप इसको और क्या कह सकते हैं, ट्रू पावर। जैसे आप कहते हैं ना ट्रू लव, तो बस दोस्तों उसी प्रकार से ट्रू पावर भी होता है। इस पावर का काम क्या होता है, तो इस सबसे पहले दोस्तों इसको हम किलोवाट में लिखते हैं। किस में दर्शाते हैं, इसको हम किलोवाट में दर्शाते हैं। और इसी के साथ में इसका जो काम है ना, ये करता है दोस्तों आपके एसी जो पावर होती है, उस पावर का जो आरएमएस मान होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, रूट मीन्स स्क्वायर के बारे में ये पूरी जानकारी आपको दे देता है। देखिए, सर्किट चाहे कोई भी हो दोस्तों, पावर अगर सर्किट आपका शुद्ध है ना, तो पावर दोस्तों कभी भी जीरो नहीं होता है। एक पॉइंट लिखेगा कि अगर आपकी सर्किट शुद्ध प्रकार की है, कैसी सर्किट है, शुद्ध सर्किट है, उसमें जो आपकी पावर होगी दोस्तों कभी भी शून्य नहीं होगी। उसमें पावर क्या होगी, कभी भी शून्य नहीं होगी। लेकिन इस कंडीशन में, किस स्थिति में, इस स्थिति में क्या होता है कि जो आपका रिएक्टिव पावर होता है, लिखिएगा प्यारे दोस्तों, जो आपका रिएक्टिव पावर होता है ना, वो कैसा होता है, वो शुद्ध आपको प्राप्त होता है। देखिएगा, जो आपका सर्किट है ना, अगर सर्किट किसी भी प्रकार का है, अगर वो पूरी तरह से प्यारे दोस्तों शुद्ध है, तो पावर कभी भी शून्य नहीं होता है। और उस कंडीशन में जो आपका दोस्तों रिएक्टिव पावर है ना, वो शुद्ध होता है। रिएक्टिव पावर का काम क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करना। क्या दोस्तों, इसका काम क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करना, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स का उत्पादन करना ही आपके रिएक्टिव पावर का काम होता है। सुनिए, रिएक्टिव पावर आपको मिलता कहाँ से है, तो एक पॉइंट लिखिएगा दोस्तों, जो आपका कैपेसिटर होता है ना, जो आपका कैपेसिटर है ये दोस्तों, ये क्या करता है, ये लैगिंग वार्स का ये क्या करता है, ये दोस्तों लैगिंग वार्स को सप्लाई करता है और लीडिंग वार्स को ये स्टोर करती है ना। लीडिंग वार्स को ये क्या करती है, स्टोर करती है। ध्यान दीजिएगा, लीडिंग वार्स को स्टोर करेगी कैपेसिटर, और लैगिंग वार्स को ये क्या करती है, ये दोस्तों सप्लाई करती है। इसी प्रकार से जो आपका इंडक्टर होता है ना, जस्ट इसका उल्टा दोस्तों, जो लैगिंग पावर को ये लैगिंग वार्स को ये क्या कर रही थी, कैपेसिटर लैगिंग वार्स को क्या करता है, सप्लाई करता है, उसको ये क्या कर लेता है दोस्तों, स्टोर कर लेता है ना। और इसी के साथ में जो लीडिंग वार्स होती है, लीडिंग वार्स को ये क्या करती है, लीडिंग वार्स को दोस्तों ये सप्लाई करती है। कहने का क्या तात्पर्य है, इससे दोस्तों मैं आपको रूबरू कराता हूं। जैसे कि कैपेसिटर लैगिंग वार्स को ये सप्लाई करता है, उसको दोस्तों कौन स्टोर करती है, तो उसको दोस्तों इंडक्टर स्टोर कर लेती है। और जो लीडिंग वार्स को दोस्तों ये स्टोर करती है, इसको कहां से मिलता है लीडिंग वार्स, तो इसको लीडिंग वार्स दोस्तों ये जो सप्लाई कर रहा है ना इंडक्टर, वहां से मिलता है। वार्स का मतलब क्या होता है कि वॉइस एक्टिवेटेड
नोटबुक में लिख लीजिएगा दोस्तों, वॉइस एक्टिवेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम। कोई भी आपका सिस्टम, चाहे ट्रांसमिशन सिस्टम, चाहे आपका कोई भी नॉर्मल सर्किट है, उसमें दोस्तों वॉइस जो एक्टिवेट होता है ना, वॉइस जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? तो उसका जिम्मेदार होता है आपका यही वार्स। इसी का पूरा नाम होता है कि वॉइस एक्टिवेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम, है ना। तो ये हो गया दोस्तों पूरी कहानी आपकी किसकी हो गई? ये सक्रिय शक्ति की। प्रतिक्रियाशील शक्ति किसको कहते हैं? तो मान लीजिए दोस्तों क्या होता है कि ये एक पेन है, इस पेन को आप यूं समझिए एक तार है, इस तार के इस पॉइंट से अगर मैं वोल्टेज ट्रांसफर करता हूं तो वोल्टेज ट्रांसफर होता है। आप खुद सोचिए कि वोल्टेज ट्रांसफर ही क्यों होता है? वोल्टेज इस तार के माध्यम से वापस भी तो आ सकती है ना। तो बिल्कुल दोस्तों 100% पावर में से कुछ परसेंट पावर उसी कंडक्टर के माध्यम से रिटर्न आ जाती है। उसी रिटर्निंग पावर को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? प्रतिक्रियाशील पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिक्रियाशील शक्ति कहते हैं। और स्क्रीनशॉट भी आपके सामने मैं ले चुका हूं, जिसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल टहलते जाइए और आपको प्यारा सा एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, और वो टेलीग्राम चैनल हमारे दोस्तों कहां ले जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम लिंक ले जाएगी, और वहां से जितने भी प्रीवियस क्लास हो चुके हैं ना, उन सब का दोस्तों मिलेगा पीडीएफ, आपको वहां पर स्टोर हो चुका है। निम्नलिखित में से किस उपकरण में बैटरी की आवश्यकता पड़ती है? तो वो दोस्तों यूपीएस में पड़ती है। किसमें? वो यूपीएस में पड़ती है। लिखिएगा, यूपीएस का पूरा नाम होता है अनस्ट्रप्टेबल पावर सप्लाई, है ना। अनस्ट्रप्टेबल पावर सप्लाई इसका क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है ना। इसमें देखिएगा इसकी यूनिट किस में होती है? तो एक पॉइंट और लिखिएगा, जो इसकी यूनिट होती है ना, वो होती है केवीए में। किसमें प्यारे दोस्तों? वो होती है केवीए में। और ध्यान दीजिएगा, जो आपकी यूपीएस होती है ना, ये दोस्तों इसका टाइमिंग कितना होता है? तो वो भी लिखिएगा। टाइमिंग होता है दोस्तों 20 से लेकर के 25 माइक्रोसेकेंड। कितना? 20 से लेकर 25 माइक्रोसेकेंड के ये अंदर क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। यही इसकी सबसे बड़ी दोस्तों क्या होती है? खास बात होती है। इसी के साथ में जो बैटरी यूज किया जाता है ना, वो कौन सी बैटरी होती है? निकल कैडमियम सेल। कौन सी दोस्तों? निकल कैडमियम सेल होती है। निकल कैडमियम सेल को हम इसमें सीरीज क्रम में इसका कनेक्शन करते हैं। किसमें? सीरीज में इसका कनेक्शन किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट करते चलिएगा। दोबारा सुनिए कि जो आपका यूपीएस है, अनस्ट्रप्टेबल पावर सप्लाई इसका पूरा नाम है। इसका दोस्तों यूनिट किस में होती है? तो यूनिट इसकी होती है केवीए में। और टाइमिंग होता है, टाइमिंग 20 से 25 माइक्रोसेकंड के अंदर ही ये क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। और देखिएगा इसमें जो बैटरी यूज करते हैं आप ना, निकल कैडमियम सेल को काम में लेते हैं, जिसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और सीरीज में बैटरी को किस लिए कनेक्ट किया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज मोटर में कौन सी बात सही है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए, चालन पदार्थ के ठोस दंड रोटर के खांचों में स्थापित किए जाते हैं और प्रत्येक को अंत्यवली का मतलब क्या है? एंड रिंग से, है ना। इसका मतलब क्या है? एंड रिंग से। एंड रिंग से हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? कि जो आपका 3 फेज का इंडक्शन मोटर है ना, उस मोटर का दोस्तों जो रोटर होगा, उस मोटर का जो रोटर होगा, उस रोटर में क्या होगा? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा ईएमएफ उत्पन्न होता है। और वो जो ईएमएफ है ना, वो इतना पावरफुल होता है दोस्तों कि खुद का करंट क्रिएट कर लेता है। और करंट बिल्कुल तैयार है दोस्तों सर्किट में फ्लो होने के लिए। लेकिन सर्किट में फ्लो तभी हो सकती है जब सर्किट आपकी पूरी तरह से क्लोज होगी, पूरी तरह से कंप्लीट होगी। और कंप्लीट सर्किट कौन बनाता है? ये एंड रिंग दोस्तों। सबको, जितने भी रोटर के बार्स होते हैं, उनको शॉर्ट करके ये सर्किट को कंप्लीट कराता है। फिर करंट का प्रवाह होता है ना। निम्नलिखित में से क्या न्यूक्लियर रिएक्टर का भाग नहीं है? वो है दोस्तों मॉडरेटर, रिएक्टर कोर, रिएक्टर बैटरी। यही है दोस्तों, ये इसका भाग नहीं होता है ना। ये किसका भाग होता है? फिर देखिएगा, मैं आपको एक चित्र से रूबरू कराता हूं, जरा गौर से देखिएगा ये चित्र। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? यह है दोस्तों आपका कंट्रोलिंग रॉड। ये क्या है? ये है आपका कंट्रोलिंग रॉड। ये आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए बड़ा ही काम आने वाला है। ये है दोस्तों आपकी शील्डिंग। ये क्या है? इसको हम कहते हैं शील्डिंग। जैसा कि नंबरिंग यहां पर किया गया है ना। ऑप्शन डी है, इसको हम कहते हैं दोस्तों उष्मा अवरोधक। उष्मा अवरोधक है आपका ये। और ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, इसको हम कहते हैं मॉडरेटर।
है ना, इसको क्या कहते हैं, मॉडरेटर। पांचवा है दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल जिसको आप ईंधन भी कहते हैं, न्यूक्लियर का ईंधन। तो ये है न्यूक्लियर फ्यूल। और इसी के साथ में ऑप्शन नंबर 6 है, ये है दोस्तों कूलेंट। ये क्या है, कूलेंट, जिसको आप शीतलक कहते हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर 6 ऑप्शन टोटल है और 6 ऑप्शन का दोस्तों आंसर आपके नोटबुक तक पहुंच गया है। ये जो आपको पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर भट्ठी। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर भट्ठी, है ना। जिस प्रकार से आपके एनटीपीसी में बॉयलर होता है, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, बॉयलर, जस्ट दोस्तों हूबहू वैसे ही आपका एनपीसीआईएल प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर भट्ठी होती है, जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहते हैं। और उसमें देखिए क्या होता है, आपका कंट्रोलिंग रॉड भी होती है और शिल्डिंग भी है और उष्मा अवरोधक है, यानी कि जो यहां से हीट उत्पन्न हो रहा है ना, वो हीट बाहर ना जाने पाए, इसलिए दोस्तों इस यहां पर क्या लगाया जाता है, उष्मा अवरोधक। और यह है आपका मॉडरेटर। और इसी के साथ भी देखिए न्यूक्लियर फ्यूल भी है और कूलेंट भी है, शीतलक भी है। अब बताइए यहां न्यूक्लियर बैटरी नाम से कोई पॉइंट आया का, तो बिल्कुल नहीं आया दोस्तों। इसीलिए ये जो आपका आंसर था न्यूक्लियर बैटरी, ये किसी भी प्रकार का कोई भाग नहीं होता है। बढ़िएगा सीएफएल का पूर्ण विस्तार क्या होता है, बिल्कुल दोस्तों शानदार ऑप्शन है और इसका शानदार आंसर भी होना चाहिए, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अगर मैं कहूं दोस्तों कि जो आपका सीएफएल है इसका लाइफ टाइम कितना होता है ना, इसका लाइफ टाइम कितना होता है, तो लाइफ टाइम दोस्तों 5000 से लेकर के 8000 घंटे, कितना, 5000 से लेकर के 8000 घंटे इसका क्या होता है, लाइफ टाइम होती है। और देखिए जो कॉम्पैक्ट है ना, इस कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, ठोस। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, ठोस पदार्थ से। और फ्लोरोसेंट का मतलब, देखिए फ्लोरोसेंट दोस्तों किसी मटेरियल से संबंधित है ना, किसी पदार्थ से संबंधित है। यानी कि फ्लोरोसेंट पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जैसे कि प्रकाश, आपके सीएफएल जो सीएफएल है वो प्रकाश उत्पन्न करती है और उस उत्पन्न हुए प्रकाश को ये फ्लोरोसेंट पदार्थ क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और बस ही दोस्तों कुछ माइक्रोसेकंड के अंदर ही अवशोषित पदार्थ को वो बाहर रिफ्लेक्ट कर देता है, उत्सर्जित कर देता है और वही रिफ्लेक्ट पदार्थ, रिफ्लेक्ट प्रकाश हमारे तक पहुंचती है और उसको हम यूज कर लेते हैं। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे दोस्तों आप क्या करते हैं ना, कई बार गेंद लेते हैं और गेंद को दीवार से टकराते हैं ना, जैसे दीवार में फेंकते हैं गेंद तो दीवार से टच होती है गेंद और फिर वापस आ जाती है, फिर फेंकते हैं, फिर टच होती है, फिर वापस आ जाती है। आप सोचिए कि अगर आपने दीवार पे गेंद को फेंका और दीवार के अंदर वो गेंद घुस गया तो वो क्या गेंद वापस आ पाएगी आपके पास, नहीं ना। वापस आना जरूरी है, तभी तो आप दोबारा फिर से उस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। उसी प्रकार से अगर प्रकाश उत्पन्न हुआ, फ्लोरोसेंट उसको अवशोषित 100% कर लिया, रिफ्लेक्ट किया ही नहीं, तो वो प्रकाश हमारे तक पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए दोस्तों एक ऐसा मटेरियल लगाते हैं जो सीएफएल उत्पन्न कर रही है प्रकाश को, उस प्रकाश को हमें डायरेक्ट हमारे तक नहीं पहुंचाना है, उसको रिफ्लेक्ट करने के बाद पहुंचाना है, इसलिए फ्लोरोसेंट लगाया जाता है। ये जो लैंप है, लैंप का मतलब तो बल्ब होता है, ये दोस्तों आपको बताने की आवश्यकता है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्लोरोसेंट लैंप इसका करेक्ट आंसर होगा। पन टरबाइन सिस्टम द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति किस प्रकृति की होती है, किस नेचर की होती है, तो वो है दोस्तों आपका एसी नेचर की। किस नेचर की होती है, एसी नेचर की। बिल्कुल पूरे शिद्दत से सुनना दोस्तों, जितने भी टरबाइन है आपके नोटबुक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। सबसे पहला देखिएगा, पहला टरबाइन जो होता है ना, उसको हम कहते हैं पेंटल व्हील टरबाइन। कौन सी, पेंटल व्हील टरबाइन, है ना। ये आपका पहला टरबाइन हो गया। और दूसरा होता है दोस्तों फ्रांसिस टरबाइन। कौन सी है, दूसरा है फ्रांसिस टरबाइन। और तीसरा है जिसको हम केपलान टरबाइन कहते हैं, है ना, केपलान टरबाइन। और इसी के साथ में चौथा है दोस्तों प्रोपेलर टरबाइन। तो ये 4 टरबाइन है और ये दोस्तों केवल और केवल हाइड्रो पावर प्लांट में ही इसको हम यूज करते हैं। देखिएगा, है ना, कौन सा, पहला पेंटल टरबाइन, फिर है फ्रांसिस, इसके बाद है केपलान, फिर है आपका प्रोपेलर टरबाइन। तो ये जो आपका फ्रांसिस, केपलान और प्रोपेलर है ना, ये दोस्तों रिएक्शन टरबाइन का प्रकार है। किसका, रिएक्शन टरबाइन का ये प्रकार है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और पेंटल व्हील जो टरबाइन है ये है आपका दोस्तों आवेग टरबाइन। कौन सा, ये आवेग टरबाइन का प्रकार है।
किसका है, ये आवेग टरबाइन का प्रकार है और ये आपका रिएक्शन टरबाइन का प्रकार है ना। तो देखिएगा इसका जो दक्षता होता है ना, इसका 100% दोस्तों दक्षता होती है और इसका दोस्तों 95% और इसका 85% दक्षता होती है। तो ये आपकी नॉलेज के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मुझे भी महत्वपूर्ण लगा कि आपके नोटबुक तक कुछ नई चीजें पहुंचना चाहिए और वही वो नई चीजें हैं। देखिए पिंटल व्हील टरबाइन होगी, फ्रांसिस टरबाइन हो गया, केपलान हो गया और प्रोपेलर टरबाइन हो गया, है ना। हाइट के अनुसार भी दोस्तों इसको हम यूज करते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल देखिएगा इसके द्वारा जो आपको इन टरबाइनों के द्वारा जो हम इंजन को घुमाते हैं ना, जो इंजन घूमती है वो इंजन दोस्तों एसी पावर को उत्पन्न करती है। एक डीसी शंट इंजन कैसा होता है, बिल्कुल तैयार हो जाइए दोस्तों, एक नई डेटा आपकी नोटबुक तक पहुंचने वाला है। इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड इंजन। कौन सी है ये, सेल्फ एक्साइटेड इंजन ये कहलाती है। देखिए जो आपका मोटर होता है, सॉरी इंजन होता है ना, सेल्फ एक्साइटेड इंजन, देखिए दोस्तों सेल्फ एक्साइटेड का मतलब क्या होता है कि जिसके फील्ड पोल को एक्साइट करने के लिए हमें बाहर से किसी भी प्रकार की सप्लाई की आवश्यकता नहीं होना, उसी को कहा जाता है सेल्फ एक्साइटेड। और ये दो प्रकार के होते हैं, कितना, टोटल दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ना उसको हम कहते हैं दोस्तों अस्थाई चुंबक, उसको क्या कहा जाता है, अस्थाई चुंबक इंजन या फिर जनरेटर। तो ये जो अस्थाई चुंबक इंजन है ना, इसको आप काम कहाँ पर लेते हैं, तो दोस्तों जो आपका मोटरसाइकिल है ना, जो आपका मोटरसाइकिल है या फिर इसके अलावा लिखेगा जो आपका दोस्तों कार है ना, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया या फिर मैगर हो गया, इन सब के अंदर दोस्तों स्थायी चुंबक इंजन वाला ही जनरेटर लगा होता है ना। देखिए आप कभी ऐसा देखें कि बाइक आप चलाते हैं तो बाहर से फेस और न्यूट्रल देते हैं बाइक को, फिर आपकी बाइक दौड़ती है, ऐसा कभी नहीं होता ना। वो खुद का वोल्टेज बिल्डअप करता है और खुद के वोल्टेज को यूज करता है और फिर वो रन करता है, चलता है, इसलिए अस्थायी चुंबक इंजन उसमें लगा होता है। एक होता है दोस्तों विद्युत चुंबक, है ना, विद्युत चुंबक इंजन। अब ये जो विद्युत चुंबक इंजन है ये टोटल दोस्तों 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है ना उसको हम कहते हैं सीरीज इंजन, इसको क्या कहा जाता है, सीरीज इंजन, और दूसरा शंट इंजन, और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड इंजन। तो कितने इंजन हो गए टोटल दोस्तों, 4 इंजन हो गए, है ना। कौन कौन से, तो पहला देखिएगा कंपाउंड हो गया, शंट इंजन हो गया, सीरीज इंजन हो गया। ये किसके प्रकार हैं, विद्युत चुंबक इंजन के प्रकार हैं। और अस्थायी चुंबक के यूज कहाँ पर किया जाता है, मोटरसाइकिल, कार में और मैगर में। ये जो दोनों आपको दोस्तों दिखाई दे रहे हैं ना, ये किसके प्रकार है, ये दोस्तों है आपके सेल्फ एक्साइटेड, जिसको हम कहते हैं स्व उत्तेजित, है ना, स्व उत्तेजित इंजन। तो स्व उत्तेजित इंजन कुल मिलाकर के कितने प्रकार से हैं, 2 प्रकार के हैं। तो देखिए डीसी शंट इंजन जो है यहां पर आया, विद्युत चुंबक का प्रकार है, और विद्युत चुंबक किसका प्रकार है, तो वह स्व उत्तेजित इंजन का प्रकार है। इतना दोस्तों घुमा फिरा कर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था ना, है ना। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत नॉर्मल था, आप दोस्तों इसको बिल्कुल देखते ही इसका आंसर कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है, एसी वोल्टता कंट्रोलर का उपयोग किस वोल्टता में बदलने के लिए करते हैं। तो इसको दोस्तों हम करते हैं एसी को एसी वोल्टेज में बदलने के लिए। कहने का क्या मतलब है कि एसी जो वोल्टेज है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टेप अप भी कर सकते हैं या फिर इसको हम स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो आपका ये एसी है इसको हम स्टेप डाउन कर सकते हैं और इसी को हम स्टेप अप भी कर सकते हैं। तो स्टेप अप, स्टेप डाउन या स्टेप अप करना हो तो वोल्टेज कंट्रोलर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आप समझिएगा दोस्तों, उदाहरण के लिए आपको क्या समझना है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, है ना। क्या आपको एग्जाम्पल में लिखना है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं स्टेबलाइजर, है ना। स्टेबलाइजर भी इसी का एग्जाम्पल है। ऑटो ट्रांसफार्मर हो या स्टेबलाइजर हो, ये सब क्या करते हैं, एसी को ही दोस्तों बढ़ाते घटाते हैं। और यही देखिए कंट्रोलर जो है ना, कंट्रोलर का मतलब हमेशा आप ये मत समझिए कि कंट्रोल करने का मतलब किसी भी राशि को डाउन करना है, डाउन करना नहीं, उसको बढ़ाना और घटाना दोनों कंट्रोल करने की स्थिति में आते हैं।
निम्नलिखित में से किस प्रणाली में बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है? यह है आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलास्टिक में। इलेक्ट्रॉनिक बैलास्टिक में बिल्कुल नहीं पड़ती है। यूपीएस में नोट करिएगा एक पॉइंट को, ये जो आपका यूपीएस है ना, इसमें दोस्तों हम निकल कैडमियम का प्रयोग करते हैं। कौन सा सेल होता है? निकल कैडमियम सेल का हम किस में प्रयोग करते हैं? जो आपका यूपीएस है। और सोलर इन्वर्टर में दोस्तों हम पीवी सेल का प्रयोग करते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? फोटो वोल्टेइक सेल, है ना। इसको क्या कहते हैं? फोटोवोल्टेइक सेल, जो पीवी सेल के नाम से भी जाना जाता है। ऑटोमोबाइल्स में दोस्तों आप लिथियम किसका प्रयोग करेंगे? जो आपकी लिथियम आयन सेल है ना, आजकल के टाइम पे दोस्तों लिथियम आयन सेल को ही प्रयोग किया जा रहा है। और इसके साथ में जो लेड एसिड बैटरी होती है ना, लैब लिखिएगा, लेड एसिड बैटरी। ये जो बैटरी है, पहले लेड एसिड बैटरी को यूज में लिया जाता था, लेकिन आजकल की जो टेक्नोलॉजी है ना, लिथियम आयन सेल को दोस्तों प्रयोग किया जा रहा है। अभी होंडा या मारुति, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा मेरे को है कि होंडा की गाड़ी है या मारुति की, एक लॉन्च हुई है अभी 2-3 साल पहले दोस्तों, दिल्ली तरफ काफ़ी वो गाड़ियाँ चल रही हैं, उसमें लिथियम आयन सेल को ही यूज किया गया है ना। तो आपको लिथियम आयन सेल और लेड एसिड सेल दोनों को नोट करना चाहिए। और सोलर कन्वर्टर में दोस्तों फोटोवोल्टाइक सेल होता है। और जो आपका यूपीएस है, इस यूपीएस में क्या होता है? निकल कैडमियम सेल। इलेक्ट्रॉनिक बैलास्टिक क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका चोक। इसको हम क्या कहते हैं? चोक। इसका आप प्रयोग कहां पर करते हैं? तो CFL में प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है? ये दोस्तों हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है ना। हाई वोल्टेज ये क्या करता है? उत्पन्न करता है। और इसी के साथ में ये करंट को कंट्रोल करती है ना, करंट को कंट्रोल करती है। बस दोस्तों इस वीडियो को शेयर करते रहिए। बस मैं एक दोस्तों लक्ष्य के साथ और एक संकल्प के साथ आपके सामने आया हूं, और उस संकल्प को मैं पूरा करूंगा पूरी जिम्मेदारी और पूरे निष्ठा के साथ। बस आप मेरा साथ दीजिएगा, पूरे इस क्लास में आपको बने रहना है ना। जो आपका सपना है ना, वो सपना दोस्तों स्ट्रगल मांगता है, और जो आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वही तो दोस्तों अपने सपनों के प्रति आप मेहनत कर रहे हैं। तो इस मेहनत को देखिए दोस्तों, अभी जो आप क्लास देख रहे हैं ना, कई सारे दोस्तों ऐसी चीज होंगी जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के लिए, बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूं, आपके गर्लफ्रेंड का भी फोन आ सकता है। आप दोस्तों अगर अपने सपनों से प्यार कर रहे होंगे, अपने माँ के सपनों से प्यार कर रहे होंगे, तो बिल्कुल दोस्तों उनके फोन को इग्नोर करेंगे। उनसे तो दोस्तों बाद में भी बात हो सकती है ना, लेकिन जो समय हमारा हर क्षण बीत रहा है ना, इस हर क्षण को दोस्तों आपको यूज करना है अपने लक्ष्य के प्रति, है ना। आपका बढ़ता हुआ हर एक कदम आपको आपके कामयाबी की ओर लेकर जाएगा। आप बिल्कुल दोस्तों इतना नोट करके रख लीजिए। इसलिए दोस्तों कुछ भी चीजें होंगी, कभी ये समझ लीजिए कि आपकी दोस्तों लाइट कट सकती है, गर्लफ्रेंड का फोन आ सकता है, कोई काम आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप दोस्तों आपको अगर इस क्लास को देखना है तो कोई भी चीज आपको देखने से रोक नहीं सकती। इसको कहते हैं दोस्तों अपने सपनों के प्रति दोस्तों निष्ठावान होना, है ना। तो इसी प्रकार से आप बढ़ते रहिएगा दोस्तों। बिल्कुल मैं आपके लिए नई नई चीजें लेकर आया हूं, और आपका नोटबुक जो है ना दोस्तों, आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहिए, और जो आपका कलम है 1 सेकंड के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। विकिरण मिति में विकिरण अभिवाह की इकाई क्या होती है? बिल्कुल नया क्वेश्चन है, तो इसका दोस्तों आंसर भी नया होगा, वो वॉट, या फिर इसके अलावा दोस्तों लिखेगा जूल प्रति सेकंड। क्या? जूल प्रति सेकंड भी इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में जूल प्रति सेकंड हो या वॉट हो, दोनों दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को किसके द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है? तो दोस्तों किसी भी 2 फेज सप्लाई, देखिएगा ये है आपका आर फेज का, ये क्या है आपका आर फेज की वाइंडिंग, ये है वाई फेज की, और ये है बी फेज की। देखिएगा ये जो आपका आर है ना, वाई है, बी है, इसके जो बीच में है ना टोटल दोस्तों 120 डिग्री और 120 डिग्री का अंतर है, क्योंकि ये जो 360 डिग्री है ना, इसको आपको दोस्तों 3 भागों में 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 भागों में इसको डिवाइड करना है। 3 भागों में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो अभी आप देखेंगे कि
आर फेस वाई फेस के बीच में 120, वाई और बी के बीच में 120 और बी और आर के बीच में 120। कहने का क्या तात्पर्य है मेरा कि सभी फेसों के बीच, सभी दो फेसों के बीच 120 डिग्री का अंतर है। अगर दोस्तों बी को आप यहां कर देंगे, वाई को यहां कर देंगे, या फिर आर को यहां कर देंगे उठा के और बी को वहां कर देंगे, तीन में से दो किसी फेस को आप जब इंटरचेंज कर देंगे ना, तो ये जो अनबैलेंस हो जाएगा, ये जो बैलेंस है ना 120 डिग्री के अंदर, ये अनबैलेंस हो जाती है। और जैसे ही अनबैलेंस होगा तुरंत दोस्तों उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो अपने सिंक्रोनस गति को चेंज कर देगा। वैसे ही आपके मोटर की भी दोस्तों गति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूमिगत केबलिंग करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? इसको हम जीआई के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? जीआई के नाम से जानते हैं, जिसको हम गैल्वेनाइज्ड आयरन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सल क्वाइल डायनामोमीटर टाइप में किस प्रकार का अवमंदक प्रयुक्त किया जाता है? घर्षण के द्वारा, हवा घर्षण के द्वारा। किसके द्वारा? हवा घर्षण के द्वारा। देखिए जब आप साइकिल चला रहे होते हैं रोड पे ना, तो देखिए अगर आप दोस्तों, अगर आप यहां पर हैं और आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना, आपकी गति इधर है और हवा जो आ रही है ना ये इधर से आ रही है, तो बताइएगा आपको आगे बढ़ने में ये हवा रोकने की कोशिश करेगा ना। अगर आप दमदार पैदल नहीं मारेंगे साइकिल का, तो वो हवा आपको रोक देगी वहीं पे। इसलिए अगर आप मेहनत करते हैं और दोस्तों पैडल चलाते रहते हैं, तो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे, हालांकि ये हवा आपको रोकने की कोशिश करेगा। उसी प्रकार से जो आपका दोस्तों पॉइंटर होता है ना, देखिए जो इसी प्रकार से जो मीटर का पॉइंटर होता है ना, वो पॉइंटर क्या करता है, मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये पॉइंटर है, ये क्या चीज है? ये है आपका पॉइंटर, है ना, और ये जो है ये है आपका स्केल। तो पॉइंटर क्या करेगा दोस्तों, जैसे यहां पर 1 एम्पियर है, यहां पर 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और ये है 4 एम्पियर। मान लीजिए ये 0, यहां पर है 0 एम्पियर, यहां से चलना प्रारंभ किया और 1 एम्पियर तक ये इसको जाना है। तो 1 एम्पियर पर जाने के बाद दोस्तों ये तुरंत रुक नहीं पाती है, ये वाइब्रेट करती रहती है। तो उसी वाइब्रेशन को क्या किया जाता है दोस्तों, हवा घर्षण के द्वारा इसको रोका जाता है। आप देख रहे हैं ना कि आप यहां से साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो हवा कैसे आपको रोक रहा है? तो जब दोस्तों हवा आपको रोक सकता है, तो इस पॉइंटर को ये क्यों नहीं रोक सकता? किसी परिणामित्र में खुला सर्किट में टेस्टिंग का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल नया कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंचने वाला है, तैयार रहिएगा। लौह हानियां, लौह क्षतियां इसका सही आंसर होगा। एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा, है ना। ओपन सर्किट टेस्ट में जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को पढ़ने के लिए वोल्ट मीटर लगाया गया है। यहां पर ये जो कॉइल है दोस्तों, ये सीसी की कॉइल है, और ये है जो आपकी कॉइल दिखाई दे रही है, ये पीसी की कॉइल है ना, और ये डायरेक्ट इस प्रकार से कनेक्ट होता है। ये आपका वाट मीटर हो गया, और यहीं पर देखिएगा एम्पियर मीटर है, और इसी के साथ में यहां पर दोस्तों क्या लगा होता है, ट्रांसफॉर्मर, है ना। यहां पर क्या लगा होगा, ट्रांसफॉर्मर। ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है ट्रांसफॉर्मर, है ना। देखिए ये ट्रांसफॉर्मर का HV साइड है और ट्रांसफॉर्मर का ये LV साइड है। अब कमेंट करके बताइए मुझे शॉर्ट किस तरफ करना है, इस तरफ या इस तरफ? तो बिल्कुल दोस्तों शिद्दत से सुनिएगा, हमें शॉर्ट इस तरफ करना है। इस तरफ हमें क्या देना है, सप्लाई देना है। कितना सप्लाई देना है? 415 वोल्ट का 125% सप्लाई देना है। कितना? 415 का लगभग 500-600, 550-600 वोल्टेज आएगा, लगभग 125%, है ना। तो आपको इतना ही क्या देना होगा, इतना ही आपको वोल्टेज देना है। फिर इस सर्किट, इस टेस्ट को सक्सेसफुल बनाना है। देखिएगा हम लो वोल्टेज साइड को ही क्यों दोस्तों सप्लाई दिए, हाई वोल्टेज साइड क्यों नहीं सप्लाई दिए? तो सुनना दोस्तों, अगर हम लो वोल्टेज साइड से सप्लाई देते हैं ना, तो जो आपकी वोल्ट मीटर, जो आपकी वाट मीटर, जो आपकी एम्पियर मीटर लगी हुई है, ये निम्न रेटिंग के भी हो तो भी काम हो जाएगा, है ना। तो ये दोस्तों अगर हम लो वोल्टेज साइड देते हैं ना, तो जो ये परीक्षण टेस्टिंग हम कर रहे हैं, इस टेस्टिंग का कॉस्ट कम होता है, तो हमें कॉस्ट को भी ध्यान में रखना होता है। अगर यही टेस्टिंग हम हाई वोल्टेज साइड से करें ना, तो हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए एम्पियर मीटर, यानी कि हाई रेटिंग वाले एम्पियर मीटर, वाट मीटर और वोल्ट मीटर होगा। उस कंडीशन में आपका जो टेस्टिंग है, परीक्षण, उस परीक्षण का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। इसलिए हमें सब चीजों को मेंटेन करके चलना है। तो इसलिए दोस्तों हम सप्लाई इधर से देते हैं, है ना, यहां से न्यूट्रल, यहां से फेस देंगे। तो इस प्रकार से हम लौह क्षतियां ज्ञात करते हैं। कई बार दोस्तों ये पूछा जा चुका है कि
कितने परसेंट, रेटेड वोल्टेज का कितने परसेंट वोल्टेज पर लौ हानि किया जाता है, तो बिल्कुल दोस्तों फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखेगा 125% पर। समुद्र की लहरों द्वारा उत्पन्न शक्तियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल दोस्तों साइनोसॉइडल तरंग। कहने का इसका क्या मतलब है इनका, कि जो टाइडल पावर प्लांट होते हैं ना, टाइडल पावर प्लांट में दोस्तों जो पावर उत्पन्न होती है वो एसी नेचर की होती है, और उस एसी नेचर वाली पावर का तरंग कैसा होता है, तो वो होता है प्यारे दोस्तों साइनोसॉइडल तरंग का। किस तरंग का, साइनोसॉइडल प्रकार का। किसी एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि TF अग्रगामी टॉर्क है ना, अगर TF अग्रगामी टॉर्क और TB पश्चगामी टॉर्क है, तो कुल परिणामी टॉर्क T का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो बता रहा है ना, यही बिल्कुल सही बता रहा है कि T बराबर TF माइनस TB। ध्यान से सुनिएगा, जो आपका अग्रगामी टॉर्क है ना, उसी को घटाना है पश्चगामी टॉर्क से, ना कि पश्चगामी टॉर्क को अग्रगामी टॉर्क से घटाना है ना। ऑप्शन नंबर सी भी दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए आ चुका है, इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बिल्कुल सुनना दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि 100 रुपए को 1 से घटाइए तो बिल्कुल 99 आपको मिलेगा, है ना, 99 मिलेगा। अगर मैं कहूं कि 1 को घटाइए 100 से तो आपको क्या घंटा मिलेगा। अगर 1 रुपया है उसको 100 से आप कैसे घटा सकते हैं, इम्पॉसिबल है। कैसा है दोस्तों, ये इम्पॉसिबल है, तो आप इस प्रकार से नहीं कर सकते ना, इसलिए आप दोस्तों टीबी को टीएफ से नहीं घटा सकते, टीएफ को किससे घटाना है, टीबी से घटाना है। उम्मीद है दोस्तों जिस उम्मीद के साथ आप इस क्लास में एंट्री लिए होंगे ना, बिल्कुल वो उम्मीद आपका पूरा हो रहा होगा। किस किस्म के डायोड के लिए उत्क्रमित पुनर्प्राप्ति टाइम न्यूनतम होता है। बिल्कुल दोस्तों नया कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंचने वाला है, ये होता है शॉर्टकी डायोड। जो शॉर्टकी डायोड होता है ना दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये 10 माइक्रोसेकेंड इसका रिवर्स रिकवरी टाइम होता है। कितना रिवर्स रिकवरी टाइम कितना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम TRR के नाम से जानते हैं ना। TRR बराबर कितना होगा, 10 माइक्रोसेकेंड। बिल्कुल एक फॉर्मूला आपके नोटबुक तक पहुंचा रहा हूं। TRR बराबर क्या होता है दोस्तों, खोलिएगा दरवाजा, Q2QR बटा DI/dt, करिएगा दरवाजा बंद 1/2। यही दोस्तों क्या है, ये TRR किसको बताता है, ये दोस्तों रिवर्स रिकवरी टाइम को बताती है। ये किसको बताती है, नोट करिएगा, ये रिवर्स रिकवरी टाइम को बताती है, रिवर्स रिकवरी समय को ही TRR बताता है। बिल्कुल दोस्तों आप किसी भी डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम इस फॉर्मूला के जरिए आप ज्ञात कर सकते हैं। और जो आपका शॉर्टकी डायोड है इसका दोस्तों TRR कितना होता है, 10 माइक्रोसेकेंड। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करिएगा, जो आपका दोस्तों ये शॉर्टकी डायोड है ना, जो आपका शॉर्टकी डायोड है, ये जो डायोड है ना, अगर पूछा जाए कितने फ्रीक्वेंसी पर ये काम करता है, तो लिखेगा 50 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ये क्या करता है, 50 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ये काम करता है। और इसका यूज कहां पर करते हैं, तो लिखेगा दोस्तों बोल्ड एंड होल्ड, है ना, बोल्ड एंड होल्ड सर्किट में, बोल्ड एंड होल्ड सर्किट में हम इसको प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन में अगर आपको ये दे दे कि चार्ज कंट्रोलिंग, है ना, किसको कंट्रोल करने के लिए, चार्ज को कंट्रोलिंग करने के लिए, तो भी आप शॉर्टकी डायोड को ही काम में ले सकते हैं, है ना। चार्ज कंट्रोल करना है या फिर दोस्तों बोल्ड एंड होल्ड सर्किट में भी लगाना है तो भी आप। इसके अलावा जो आपका SMPS होता है, जो आपका SMPS होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्विचिंग डिवाइस, SMPS को हम स्विचिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो इन सभी स्थानों पर दोस्तों आप शॉर्टकी डायोड को काम में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइप एकल फेज इंडक्शन मोटर के आंतरिक प्रकार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिएगा ये जो आपका वोल्टेज डीपर है ना, वोल्टेज डीपर का प्रयोग दोस्तों हम नहीं करते हैं। वोल्टेज डीपर क्या होता है, देखिए वोल्टेज डीपर का हम इसको वोल्टेज सैग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम दोस्तों लिखेगा वोल्टेज सैग के भी नाम से हम इसको जानते हैं। वोल्टेज सैग क्या होता है दोस्तों, जो आपकी वोल्टेज है, जो आपकी रेटेड वोल्टेज है ना, उस वोल्टेज का दोस्तों डाउन हो जाना। और ये जो वोल्टेज है ये दोस्तों लिखेगा 3 सेकंड से 1 मिनट तक अगर वोल्टेज सैग हो जाता है तब तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इससे अधिक वोल्टेज, इससे अधिक समय तक वोल्टेज सैग होता है ना, उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, जो आपके साइबर क्राइम होते हैं ना,
साइबर क्राइम होने का खतरा जो होता है ना वो बढ़ जाता है ना। साइबर क्राइम होने का खतरा जो है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। दोबारा सुनिएगा, वोल्टेज सैग का मतलब होता है वोल्टेज का रेटेड वोल्टेज से डाउन हो जाना। अगर 3 सेकेंड से 1 मिनट तक वोल्टेज डाउन लगातार है तब तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट के बाद फिर वोल्टेज वापस आ जा रही है अपने रेटेड वोल्टेज तक, तब तो नो प्रॉब्लम। अगर इससे अधिक समय तक वोल्टेज दोस्तों डीप है, वोल्टेज सैग है, उस कंडीशन में साइबर क्राइम का जो खतरा है वो क्या हो जाता है, वो दोस्तों बढ़ जाता है। हमारे इंडिया में तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरे दिन तक दोस्तों होता है वोल्टेज सैग है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचिए अमेरिका जैसे देश में ना बिल्कुल दोस्तों 9-10 साल हो चुके हैं, 1 सेकंड के लिए भी लाइट वहां नहीं कटी है। आप सोचिए वैसे शहर में अगर लाइट कट जाए तो कितना बड़ा साइबर क्राइम हो सकता है। फिर भी दोस्तों साइबर क्राइम हो ही जाता है, हम उसको रोक नहीं पाते हैं है ना, कोशिशों के बावजूद भी हम उसको रोक नहीं पाते हैं। तो यही है दोस्तों वोल्टेज डिप का टोटल मतलब। किसी पवन टरबाइन के वैद्युतिक शक्ति वक्र पर निम्नलिखित में से क्या एक प्रचालन नहीं है, वो दोस्तों आपका तापीय रेंज इससे संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है, ये दोस्तों आपका एनटीपीसी से संबंधित है। किससे, एनटीपीसी से संबंधित है, पवन टरबाइन से ये संबंधित नहीं होता है, बाकी सारे ये पवन टरबाइन से संबंधित ही है। लास्ट क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज वोल्टता पैदा करने के लिए 2 पोल वाले तुल्यकालिक जनरेटर की गति कितनी होती है। तो बिल्कुल दोस्तों इसका बहुत ही शानदार आंसर है, कितना आरपीएम, 3000 आरपीएम है ना। देखिए एक फॉर्मूला है NS बराबर 120 FS बटा P है ना, 120 गुणे FS कितना है 50 हर्ट्ज, पोल कितना दिया गया है 2, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6000 बटा 2। जब इसको कट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3000 आरपीएम लिखेगा। ये जो आपको फॉर्मूला दोस्तों मिला हुआ है ना, ये फॉर्मूला दोस्तों, इस फॉर्मूले से पोल, फ्रीक्वेंसी, सिंक्रोनस गति सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। लिखेगा जो आपका आरपीएम है इसका पूरा नाम क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि जो आपकी रोटर घूम रही है 1 मिनट में कितने चक्कर मार रही है, उसको दोस्तों हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, टैकोमीटर से। किससे, टैकोमीटर से हम उसको पता लगा सकते हैं कि आपकी रोटर 1 मिनट में कितने बार चक्कर काट रही है। तो देखिए टैकोमीटर से भी पता लगा सकते हैं और इस फॉर्मूला के जरिए भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों टोटल 41 से शुरू किया था हमने, और दोस्तों हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट कितना था, 60 नंबर क्वेश्चनों तक हमारा टारगेट था है ना। तो टोटल दोस्तों आप इस संघर्ष की पथ पर हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है कि बस दोस्तों आप जितना मेहनत करते हैं ना, उस मेहनत के प्रति आपका लगन भी होना चाहिए है ना। देखिए मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन वो किसके लिए कर रहा है उसको खुद नहीं पता होता है ना। तो इसलिए दोस्तों आपको गधा वाली नहीं, आपको घोड़ा वाला मेहनत करना है। घोड़े को खुद को दोस्तों कॉन्फिडेंस होता है, खुद को पता होता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना वो किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और जब आपको मेहनत पता होगा कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, तो वही मेहनत दोस्तों आपको करना है, और वही मेहनत तो आपके काम आने वाला है। इसलिए पूरे शिद्दत से मेहनत करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये क्लास वास्तव में आपके दिल को छू गया होगा ना, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक पहुंचा देना। यही दोस्तों आपका कर्तव्य है। और मेरा जो कर्तव्य था, मैं आपके सामने दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना कि बस अपने इस शुभ दिन का कुछ मिनट दे दीजिए मुझे, उसके बदले में मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूंगा। अब आप दोस्तों कमेंट करिए है ना दोस्तों, कमेंट का दरवाजा बिल्कुल खुला है, आप उसमें कमेंट करिए और बताइए कि आपके नोटबुक तक कितना महत्वपूर्ण दोस्तों फॉर्मूला और कितने महत्वपूर्ण पॉइंट आपके नोटबुक तक पहुंच चुके हैं। तो चलिएगा दोस्तों, कल फिर से मैं लौट कर वापस आऊंगा। आप भी आइएगा इस संघर्ष की दुनिया में, आपके लिए फिर से दोस्तों नए नए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके नोटबुक तक पहुंचाने के लिए जरूर आऊंगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आई लव प्यारे दोस्तों, आई लाइक यू प्यारे दोस्तों है ना। आपसे मैं बहुत प्यार करता हूं, आप भी दोस्तों इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।